Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। समय के सागर को चीर कर बढ़ा, पर्वत पर झूम कर चढ़ा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में ऊंचा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में ऊंचा। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। किसी का ख्याल, किसी का ख्याल, निर्धन ही जाने है निर्धन का हाल, निर्धन का हाल। राजा के रूप में भी रहा कंगाल, राजा के रूप में भी रहा कंगाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, धरती का लाल मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शास्त्री जी को नियम कायदों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं था। यहाँ तक कि यदि ललिता जी से भी कोई नियम कायदा टूटता था तो उन्हें आड़े हाथों लिया करते थे। यद्यपि बाद में उन्हें अपने क्रोध का एहसास होता था। शास्त्री जी मानवता के प्रतीक थे। जेल अधिकारी उनके साथ कैसा भी अमानुषिक व्यवहार क्यों न करें, पर वे उनसे भी इंसानियत और प्रेम से पेश आते थे। जेल हो या घर, स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखते थे। हाँ, समय मिलने पर उन्हें साहित्य का अध्ययन रुचिकर लगता था। कमाल का था ये धरती का लाल। बेटी की बीमारी पर जेल से पैरोल लेकर घर आते हैं और कुछ ही क्षणों में बेटी के अचानक निधन हो जाने पर पुनः जेल जाने को तैयार हो जाते हैं। शास्त्री जी सम्मान में पहनाई गई मालाएं माँ को पहना दिया करते थे, क्योंकि अपनी सफलताओं का श्रेय माँ और ललिता जी को दिया करते थे। खोलिए, आप सो रही थी क्या? आइए। धन्य हैं आप तो। पता है, कल रात को मैंने खाना नहीं खाया। रहने दो रहने दो, हम समझ गए तुम कितनी पतिव्रता पत्नी हो। तभी तुमने हमें रात भर दूसरे घर सुला दिया। किसके घर? पांडे जी के घर। पांडे जी? कौन पांडे जी? विशंभरनाथ पांडे। और कौन? इसके मतलब कल रात आप घर आए थे? क्यों नहीं, रात आए थे, बड़ी देर तक कुंडी खटखटाया। और खाना? खाना नहीं खाया, हमारी गलती है। आगे से हम कभी इतनी देर में नहीं आएंगे। और आगे से हम भी आंख में कड़वा तेल डाल के सोएंगे। ये क्यों?
कहते हैं आँख में कड़वा तेल डाल के सोने से नींद नहीं आती। कड़वा तेल डाले। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रततारित हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। साहब, एक आदमी अपने बेटे के साथ आपसे मिलना चाहता है। चलिए, हम आ रहे हैं। राम राम सरकार। नमस्ते। नमस्ते, कहिए क्या हुक्म है? सरकार, ये हमार बड़ा बिटुआ राम प्रकाश है। ठीक है। इन्हें पुलिस इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू दिया था हुजूर, पर फेल कर दिया सरकार, लिया नहीं। आप पुलिस मंत्री हैं, कुछ कीजिए सरकार, हम आपके पांव छुएते हैं सरकार, हमारे बिटुआ की नौकरी लगवा दो। क्यों फेल कर दिया? हुजूर, वो कहते हैं हम छोटे हैं, लंबाई कम है। हाँ सरकार। ठीक ही तो कहते हैं, आपके बेटे का कद कम है, ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। ये तो बहुत अंधेर है सरकार, बहुत अंधेर है सरकार। क्यों भाई? बहुत अंधेर है। क्या अंधेर है? आप अपन कद देखत हो है? आप इतने छोटे से तो हैं और आप पुलिस मंत्री बन सकत हो, पर ये हमार बेटुआ पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन सकत काहे? ठीक कहते हो भाई, पुलिस मंत्री तो सब बन सकते हैं, पर पुलिस इंस्पेक्टर मैं चाहूँ मैं भी नहीं बन सकता। ये तो बहुत अंधेर है सरकार, ऐसा अंधेर मत करो सरकार, हमारे बिटुआ की नौकरी लगवा दो। आप सब कुछ करते हैं सरकार। हम आपके बेटे को कहीं और नौकरी दिलवा देंगे। धन्य हो सरकार, आप बहुत दयालु हैं सरकार। राम राम सरकार। नमस्ते। चल बिटुआ। सर, पीएम हाउस से फोन है, पंडित जी बात करना चाहते हैं। लाइए। नमस्ते जी। हाँ, कल आ रहे हैं। ठीक है जी। जी अच्छा, नमस्ते। ललिता, ललिता,
मैं यहाँ हूँ। अच्छा, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सामान बांधना शुरू कर दीजिए। अभी तो सारा सामान यही नहीं जुटा पाए हैं घर गृहस्थी का, और आप कह रहे हैं कि सामान बांधना शुरू कर दीजिए। अब तो अंग्रेज भी अपना सामान बांध के विलायत चले गए, फिर इतनी भागम भाग क्यों है? आप ठीक कहती हैं, अंग्रेज चले गए तभी तो भागम भाग है। देश की काफी लूट घसोट हो चुकी है, देश को जल्दी से जल्दी आगे पहुंचाना है। ओफो, पहेलियां ही बुझाते रहेंगे या ये बताएंगे कि कब जाना है, कहाँ जाना है? सामान तो चुटकी में बन जाएगा, है ही कितना। पंडित जी ने बुलाया है दिल्ली। अब फिर कोई नई जिम्मेदारी? ये तो पंडित जी ही बताएंगे, उनका हुक्म है लखनऊ से दिल्ली चले आओ, इसलिए मैं रात की ट्रेन से चला जाऊंगा। इतनी जल्दी? देश सेवा में देर सवेर नहीं देखा जाता। मैं नींव का पत्थर हूँ, अपने स्थान पर अडिग रहना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे अपने कुलीग्स का परिचय करा दूं। श्री वेंकटरामन, मेंबर ट्रैफिक, श्री इंदर बोकाडिया, फाइनेंशियल कमिश्नर, श्री नरेश दुआ, मेंबर मैकेनिकल, एंड डॉक्टर गिल, मेंबर स्टाफ, और मैं प्रियव्रत चंदन, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, आपका अभिनंदन करता हूं। चेयरमैन साहब और रेलवे बोर्ड के सभी मेंबर, आप सभी वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी हैं। रेलवे के प्रत्येक विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोग प्रवीण हैं। आप लोग जानते हैं, रेल ऐसा विभाग है जो कि भारत के प्रत्येक भाग से जुड़ा हुआ है। आप सब लोग मिलकर रेल मंत्रालय की आर्थिक स्थिति को सुधारें। इसके लिए यह न करें कि रेल यात्री का भाड़ा बढ़ाया जाए या कोई दूसरा कर उनके ऊपर लगाया जाए। अच्छा तो यह होगा रेल विभाग की फजूल खर्चियों को फौरन बंद कर दिया जाए और आप लोग प्रयत्न करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को सुविधा मिले, जिससे यात्री प्रसन्न हो और खुश होते हैं तो इसका श्रेय आपको ही मिलेगा। और रेल विभाग द्वारा कोई गलती होती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। यदि मेरे निर्णय में आपको कोई कमी महसूस हो तो आप बेझिझक उसमें अपनी राय दे सकते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग जनता को और यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा प्रदान करें। सर, मैं अपने कुलीग्स की ओर से, रेल मंत्रालय की ओर से और रेल विभाग के प्रत्येक कर्मचारी की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि प्रत्येक कार्य आपके आदेशानुसार किया जाएगा और हमारा ये प्रयत्न होगा कि जो भी हम कार्य करें वो जनता के हित में हो। धन्यवाद। शास्त्री जी जिंदाबाद! शास्त्री जी जिंदाबाद! शास्त्री जी जिंदाबाद! शास्त्री जी जिंदाबाद!
आप रेल मंत्री होने के बाद भी अपने सैलून में ना आकर आप अपने थर्ड क्लास में क्यों आए? अरे भाई, हमारा सैलून से क्या वास्ता, ये तो आला अफसरों के लिए है। शास्त्री जी! 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 लता जी! आप लोगों को याद होगा जिस समय मैंने रेल मंत्रालय में मंत्री पद का भार ग्रहण किया था, उस समय मैंने कहा था आप लोगों के कार्य द्वारा जनता प्रसन्न होगी, उसका श्रेय आप लोगों को मिलेगा, और यदि आप लोगों द्वारा कोई त्रुटि होगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर रहेगी। रेल दुर्घटना में जो आदमियों की जान गई उसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को अपना त्याग पत्र दे दिया है। सर, इस भीषण दुर्घटना के लिए इंक्वायरी बिठा दी गई है। जैसे इसकी रिपोर्ट आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी फिक्स्ड एंड सर, यू कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें थोड़ा सा समय दें। नहीं सर। लाल बहादुर, तुम्हें नहीं लगता कि पंजी की हालत बिगड़ती जा रही है? जी। और उनको ठीक होने में वक्त लगेगा। फिर सेहत कामकाज करने लायक होने में कई महीने लग सकते हैं। तुम ऐसा करो, उनके ठीक होने तक होम मिनिस्ट्री का काम देख लो। पंजी को तुम पर पूरा यकीन है। जी, आप जैसा कहें। भाई, तुम होम मिनिस्ट्री संभाल लोगे तो मुझे भी इत्मीनान रहेगा। किसी दिन उनकी तबीयत बेहतर हुई तो मैं उनको बता भी दूंगा। जी। आओ, तुम्हारे घर चल के चाय पीते। जी भाई जी। दस बज रहे हैं, कब तक दफ्तर में बैठे रहिएगा? अम्मा जी खाने के लिए इंतजार कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री के काम में ऐसा ही होता है। अब खाना देखूं या जरूरी फाइलें? ऐसा करो, अम्मा को खिला दो, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। सुबह डॉक्टर ने क्या कहा था कि वक्त से खाना है और वक्त से सोना है। डॉक्टर साहब को तो सिर्फ मेरी चिंता है, पर मुझे तो पूरे देश की चिंता है। देश की? यही कहना चाहते हैं ना आप? तो गृह मंत्री जी, अब घर की गृह मंत्री की बात सुनिए। बाकी की फाइलें कल देखिएगा और फौरन चले आइए। मौका अच्छा है, गिर लो। साथ में कोई मर्द भी दिखाई नहीं देता। किसी एक ना एक को तो आज दबोच ही लेते हैं। अगर शोर मचा दिया तो गोली मार देंगे। नहीं, कर्नल साहब ने सिर्फ छेड़छाड़ और लूटपाट का हुक्म दिया है। कैसे भी है, हमें हिंदुस्तानी फौजों को भड़काना है, दहशत पैदा करनी है। तुम्हें क्या लगता है कि हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तानी औरतों और भेड़ों के अगवा करने से भड़क उठेगी? मुराद, बुजुर्ग होंगे तो चुप थोड़ा बैठेंगे। ये हिंदुस्तान आदमी जो होते हैं ना, ये औरत के लिए बहुत खुददार होते हैं। और कुछ भी हो, मैं आज इनमें से सबको लेके जाऊंगा। तो ठीक है, चलो चलो।
प्रधान जी, आप मुझे ये बताओ कि इस गांव की औरतों की इज्जत और उनकी जायदाद की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? हम सभी की बेटी। तो उस वक्त आप लोग कहाँ होते हैं जब वो पाकिस्तानी घुसपैठिए सारे गांव की भेड़ें चोरी कर ले जाते हैं, गांव में आग लगा देते हैं, पीने के पानी में जहर मिला देते हैं? विद्या बिटिया, मास्टर जी आप चुप रहो, मुझे बोलने दो। गांव की औरतों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। अरे यही सिलसिला रहा तो हम सबको तो गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। अरे विद्या बहन, हम गांव क्यों छोड़ेंगे? अरे यहीं रहेंगे और हिफाजत करेंगे। हिफाजत करेंगे कैसे? ये इससे? इन भेड़ हाँकने वाली लाठियों से तुम उनकी गोलियों का मुकाबला करोगे? अरे विद्या बेटी, यही बात तो मैं कब से कहता चला आ रहा हूँ कि उनकी गोलियों का मुकाबला हम इन लाठियों से कैसे कर सकेंगे। आप तो बस कीजिए प्रधान जी, क्योंकि न तो कभी आपकी बहू बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती हुई और न ही उनको गोलियां मारी गई। आपके बस की कुछ नहीं है। अरे आप तो इस्तीफा दे दीजिए बस, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधान। वो तो संजोग की बात है कि हम सभी के हाथों में दरातियां थी, इसलिए उन दोनों में से एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को हमने वहीं खत्म कर दिया, वरना या तो वो मुझे वहीं मार देते या ले जाते सरहद पार। बेटी, गांव का हर आदमी जानता है, जब पिछले दिनों ये वारदात हुई थी तो मैंने सीआरपीएफ के कमांडेंट को शिकायत की थी। उस शिकायत का कुछ हल निकला? हाँ, उन्होंने अपनी चौकी के सिपाही गश्त लगाने के लिए भेजे थे कि नहीं भेजे थे। उस समय अगर घुसपैठिए नहीं आए तो मैं क्या कर सकता था बेटी? आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और हो गई जिम्मेदारी पूरी। मैं कहती हूँ आपने उन लोगों से यह क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर एक नई चौकी बनवाएं? मास्टर जी आप तो बुजुर्ग हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए? विद्या बिटिया, हो सकता है प्रधान जी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है ना कि कमांडेंट साहब खुद यहाँ पर आए थे। हजारों मील लंबी हमारी सरहद है बिटिया, चप्पे चप्पे पर तो कोई भी निगरानी नहीं कर सकता है ना। और कितनी भी खाइयां बना लो, कितनी भी चौकियां बना लो, ये घुसपैठिए तो फिर भी अंदर आ ही जाएंगे। दरअसल पाकिस्तानियों का इरादा ही कुछ और है बिटिया। क्या? अरे बहाना ढूंढ रहे हैं हम लोगों पर हमला करने का। और इस तरह की वारदातें बिटिया हिंदुस्तान के सरहद के और गांव में भी हो रही हैं। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों की बातों का। इस तरह की वारदातें करके बिटिया कच्छ में हमारी फौज को इन लोगों ने उलझा रखा है, और हो सकता है कि हमला हो जाए छम के इलाके में। हाँ, वैसे इन बातों की खबर हमें जल्दी से दिल्ली या फौज के किसी बड़े अफसर तक पहुंचानी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि हमें यह खबर जल्दी से जल्दी सीआरपी के वायरलेस से दिल्ली तक पहुंचानी होगी। गोविंद, गोविंद बेटे, ये काम तुम्हारे जिम्मे है। नहीं जाएगा मास्टर जी, मैं जाऊंगी। ठीक है बिटिया, ठीक है। गोविंद, तुम कल विद्या बिटिया को लेकर सीआरपीएफ के पुलिस कमांडेंट के ऑफिस में जाओगे, समझे? ठीक है मास्टर जी। क्यों बिटिया, ठीक है ना? हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ। कौन है? किससे मिलना है? कमांडर साहब से मिलना है। ठीक है, ले जाओ इन्हें। आइए, बैठिए। कहिए। साहब, इन पाकिस्तानी घुसपैठियों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। आए दिन हम औरतों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। कल ही की बात है, गांव के तालाब को लेकर उन्होंने गोलियां चला दी। कहते हैं ये सरहद हमारी है, इसलिए तालाब और कुएं का पानी सब पाकिस्तान का है। बस उसके बाद उन्होंने पानी में जहर मिला दिया। और साहब, कल की बात है, हम कुछ औरतें वापस घर आ रही थीं कि इन्होंने हमें अकेला देखकर हमें घेर लिया। बस उसके बाद हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की साहब। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी जान बचा सके। तभी भी हम में से एक को तो वो उठा ही ले गए। अब आप ही बताएं साहब, ये रोज का लूटपाट, ये खून खराबा, कौन रोकेगा इसको साहब? ऐसी शिकायतें और भी सेक्टरों से आ रही हैं। हम तो अब आपकी शरण में हैं साहब, हमारी रक्षा कीजिए। इलाज तो हम 2 दिन में कर दें, पूरी तैयारी भी है, परंतु सरहद पार का मामला है। जब तक दिल्ली से हुक्म ना आए हमारे हाथ बंधे हैं। मैं आज ही हेडक्वार्टर मैसेज भिजवाता हूं
कि हालात नाजुक हैं, तुरंत प्रधानमंत्री जी को सूचित किया जाए। कितना महान था वो धरती का लाल, वो धरती का लाल। शांति दूत और युद्ध विजेता, मन का बड़ा विशाल, मन का बड़ा विशाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। गहराई सागर की उसमें पर्वत की ऊंचाई, जाहिर थी दुनिया वालों पे उसकी हर अच्छाई। अपने पराए सबका रखे ख्याल, रखे ख्याल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल।